सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता, कंपोजिट स्कूल गोविना, जनपद हापुड़ में शिक्षिका हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 मॉड्यूल्स विकसित कर गए हैं। उसी में से एक मॉड्यूल है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। हमने पूर्व में इसके भाग 1 और 2 पर चर्चा करी थी और हमने ये जाना था कि ये मॉड्यूल कक्षा 3 से कक्षा 8 के बच्चों के लिए विकसित किया गया है और उन बच्चों के लर्निंग गैप का पता लगाने के बाद में कैसे उस लर्निंग गैप को दूर करा जाए, इसके लिए हमें कौन सी कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ बनानी है, कौन सी तकनीक बनानी है, जिनका प्रयोग हमें ध्यानाकर्षण शिविर में करना है, उस पर चर्चा हम इस भाग में करेंगे। जब हमने पता कर लिया कि हमारी क्लास में अलग अलग अधिगम स्तर वाले बच्चे हैं, तो उसके साथ में अगर हम सामान्य रूप से शिक्षण करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। तो ऐसी कक्षा में शिक्षक वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर ही कार्य करते हैं, तो इससे बच्चों की कोई मदद होने वाली नहीं है। इस तरह से जो वो बच्चा है वो विद्यालय से और कक्षा से कट जाएगा और बच्चे के ड्रॉप आउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस स्थिति में एक शिक्षक क्या करे? तो यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षक आरंभिक परीक्षण के माध्यम से बच्चों का विषयवार वो वास्तविक अधिगम स्तर पता करे और उसके बाद में वो आधारभूत आकलन के बाद में बच्चों का स्तरवार एक समूह बनाए और उसके बाद में शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ में काम करें। एक शिक्षक अपनी कक्षा में जाने से पूर्व क्या तैयारी करे? सबसे पहले उस शिक्षक के पास में अधिगम स्तर संबंधी एक सूची होनी चाहिए जो उसने आरंभिक आकलन के बाद में हर बच्चे की बनाई थी। इसके बाद वो समूह का निर्धारण करे। समूह का निर्धारण करने के बाद में लर्निंग आउटकम की सूची बनाए। जिन लर्निंग आउटकम पर सीखने में अंतर के कारण हमें ये काम करना है, उनकी क्रमवार सूची बना ले और हर सब्जेक्ट के लिए ये सूची अलग अलग बनेगी। उसके बाद ध्यानाकर्षण शिविर जो 50 दिन का होना है, उसके लिए एक निश्चित टाइम टेबल दिया गया है। इसी को जो हमारे चिन्हित बच्चे हैं, जिनके साथ हम चिन्हित लर्निंग आउटकम पर काम करने वाले हैं, उसके लिए जो एक टाइम टेबल दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। 50 दिन का ये एक टाइम टेबल है। इसमें जो समूह A, B, C 3 हमने समूह बनाए हैं, उसमें बताया गया है कि सबसे पहले शुरू में एक कॉमन वही प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, सामान्य ज्ञान, मूल्य शिक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता, अवलोकन, पर्यावरण, इन सब पर चर्चा होगी। हर एक विषय को 1-1 घंटे का समय दिया गया है। गणित, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान को भी। इसके बाद में हर एक शिक्षक प्रतिदिन अपने समूह में निर्धारित शिक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण करेंगे। बीच बीच में बच्चों का निरंतर सतत आकलन होता रहेगा और जो बच्चे इन 50 कार्य दिवसों में अच्छी प्रगति दर्शाते हैं उनको आगामी समूह में प्रोन्नत भी करते जाएंगे। सभी बच्चे शिक्षण के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील हों, इसका ध्यान रखा जाएगा। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान या हमारा परिवेश जो उच्च प्राथमिक स्तर पर है, उसका शिक्षण भी नियमित वादन पर चलता रहेगा। इसके बाद हमने उसका एक डे वाइज उसका विभाजन कर लिया है कि प्रथम सप्ताह में हमें क्या क्या करना है, दूसरे सप्ताह में क्या करना है, तीसरे, चौथे, 5वें यानी कि 7वें सप्ताह तक हमें क्या काम करना है। इसमें खास बात हमें ये करनी है कि हमारा कक्ष का वातावरण संसाधनों से पूर्ण हो, बैठक की व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन अच्छा हो, जिससे हर बच्चे तक हमारी पहुंच हो, हर बच्चे तक ब्लैक बोर्ड की रीच हो, हर बच्चा अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हो। शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करा जाए, बच्चे को प्रश्न पूछने का मौका दिया जाए, सीखने के लिए बातचीत करी जाए। इसमें प्रोजेक्ट कार्य, शैक्षिक भ्रमण, उनको फीडबैक देना, ये सारी बातें इसमें सम्मिलित करी जाएंगी। और हर सप्ताह पर सभी शिक्षक की आवश्यकताओं के आधार पर लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि बच्चा जो है वो अपनी पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका या दूसरी जो सामग्री है उससे अपना एक संबंध बना करके रखें। इसके बाद में एक शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। जिन लर्निंग आउटकम पर काम करना है उन पर
शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे और शिक्षण योजना बनाते समय उन सारे तरीकों को वो ध्यान में रखेंगे जो कक्षा को रोचक और उपयोगी बनाने में काम आ सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो हमारी वर्कशीट्स हैं, कार्ड, चार्ट, ये हम सब पहले से ही डेवलप करके रख लें। अगर हमें कोई खेल कराना है तो उसकी सामग्री पहले से रख लें। हम देखते हैं कि इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ से बच्चे का जो लर्निंग लेवल है वो बहुत जल्दी से बढ़ता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हमारी है, इन सब तैयारियों को पूरी करने के बाद में हम इसका क्रियान्वयन करें और हमारी तरफ से बच्चों की कक्षा के अनुसार जो अधिगम स्तर को प्राप्त करने में योगदान दे, उन सारी क्रियाओं का अगर हम पूरी ईमानदारी से क्रियान्वयन करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा शिक्षण प्रभावी होगा और बच्चे के लिए वो सार्थक होगा। उसके बाद बात करी गई है बैठक व्यवस्था की। बैठक व्यवस्था कक्षा के अनुसार हम करेंगे। अगर हमारे पास में ज़्यादा जगह है, बच्चे कम है, तो हम इन्हें अर्धचंद्राकार गोले में बैठा सकते हैं। अगर हमें उन्हें छोटे समूह में बैठाने की ज़रूरत है तो छोटे समूह में बैठाएंगे। अगर कभी हमें लग रहा है कि बड़े समूह में बैठा के काम कराना है तो उसके अनुसार बैठाएंगे। अगर हमें लग रहा है कि बच्चों को आपस में विचार विमर्श करने का मौका देना है, किसी प्रश्न को हल करने के लिए, उसका समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम उन्हें कोई ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम उनके ग्रुप्स बना के रखें। एक बात का इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जब हम ग्रुप्स बनाएंगे ABC, एक ग्रुप के बच्चे जब काम कर रहे हो तो उससे दूसरे ग्रुप के बच्चे किसी तरह से इंटरप्ट ना हो और हर ग्रुप में हम कोशिश करें कि उसमें हर धर्म, जाति, समुदाय के बच्चे हों, उनके बीच में किसी तरह का कोई गैप ना हो और लड़कियों को भी समान अवसर दिए जाएं। इसके लिए अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसका विशेष ध्यान रखा जाए। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए और ऐसी क्या हैं जो हम ना करें? तो कुछ बातें जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है वो ये हैं कि हम देखते हैं कि अक्सर जो कक्षा है उसमें शिक्षक ही केंद्रीय भूमिका में रहते हैं। वही निर्देश देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अनुशासन के नाम पर बच्चे शांत रहते हैं और उन निर्देशों को फॉलो करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि बच्चे केंद्रीय भूमिका में रहें। तो जो आदर्श कक्षा है उसमें शिक्षक और बच्चों की क्रियाशीलता अगर 40 मिनट का एक वादन है तो कक्षा में क्रियाशीलता का जो समय शिक्षक की वो 5 से 10% हो, यानी कि लगभग 5 मिनट, और बच्चे की क्रियाशीलता 75 से 80% हो, यानी कि लगभग 30 मिनट। बच्चे और शिक्षक जब दोनों मिलकर एक साथ क्रियाशील हों तो वो भी 5 से 10%, यानी कि लगभग 5 मिनट का समय हो। इस बात का खास ध्यान रखें कि बच्चे भी समय पर आएँ और शिक्षक भी समय पर आएँ और समय सारणी को फॉलो करें। कक्षा में बच्चों को इस तरह से बैठाएं कि हमारी नज़र हर बच्चे पर रहे। कक्षा शिक्षण की तैयारी पूरी करके ही हम कक्षा में प्रवेश करें। आवश्यक हमारे पास में जो सामग्री है वो पहले से ही हो। कक्षा हमारी इंटरेस्टिंग हो, इसके लिए हम बीच बीच में उन्हें दृष्टांत, कहानी, खेल, प्रयोग या ये सब हम करते हुए पाठ की अपनी शुरुआत करें। ज़्यादा से ज़्यादा TLM का प्रयोग करें। हम ऐसा नहीं हो कि TLM हमारी कक्षा में एक देखने मात्र की चीज़ बनकर रह जाए। हम बच्चों को उसके साथ काम करने का मौका दें। विषय और प्रकरण के आधार पर तकनीक और शिक्षण तरीकों का हम चुनाव करें और उन्हें प्रयोग करें। कक्ष का माहौल एकदम सहज और सरल बना के रखें, जिससे बच्चे एकदम तनाव रहित माहौल में इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। हर बच्चे को प्रोत्साहन दें, सबके बीच में बच्चों की प्रशंसा करें, इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। कोशिश करें कि गतिविधियों में सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। हमारी भाषा ऐसी हो कि जिसे हर बच्चा समझ सके। अगर किसी बच्चे ने गलती करी है तो हम उसे डांटें नहीं, प्यार से समझाएं। अपनी आवाज़ को कोमल और हमारी भाषा स्नेहपूर्ण हो। बच्चों को ग्रुप में काम करने के लिए हम प्रोत्साहित करें। और हमारी जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम बीच बीच में असेसमेंट करते रहें कि हमारा जो उद्देश्य है वो प्राप्त हुआ या नहीं। कक्षा शिक्षण पूरी कर लेने पर बच्चों के काम को जांचें अवश्य, और अगर कोई गलती है, सुधार की आवश्यकता है तो उन्हें फीडबैक ज़रूर दें। बच्चे अगर प्रश्न पूछते हैं तो हम उन्हें हतोत्साहित ना करें, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक उनके प्रश्नों के उत्तर दें।
किसी भी दशा में बच्चे में भय का वातावरण बिल्कुल भी पैदा ना हो। हम बच्चे में किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, उन्हें अपमानित ना करें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। 50 दिवस के इस ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा निम्न बिंदुओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाएगा। लर्निंग आउटकम का चयन करना, यानी कि लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। पहले कक्षा शिक्षण अभ्यास के लिए उपयुक्त शिक्षण तकनीकों का चयन किया जाए, शिक्षण योजना का निर्माण किया जाए, शिक्षण अभ्यास में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का चुनाव किया जाए, बच्चों के अधिगम के स्तर का आकलन किया जाए। ध्यानाकर्षण शिविर के बाद भी शिक्षकगण नियमित रूप से दैनिक कक्षा शिक्षण में ध्यानाकर्षण शिविर के अनुसार ही उपयुक्त बिंदुओं पर ध्यान देने का काम जारी रखेंगे और दैनिक कक्षा शिक्षण में लर्निंग आउटकम को लक्ष्य मानकर शिक्षण योजना के अनुरूप शिक्षण तकनीकियों का उपयोग वो निरंतरता के साथ करते रहेंगे। ये ध्यानाकर्षण शिविर में हम कौन सी तकनीकियाँ हमारे लिए प्रभावी रहेंगी उनकी बात करते हैं। अब तक की चर्चा जो हमारी हुई उससे हमने जाना कि हमारी कक्षा में सीखने की गति के आधार पर विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से किया गया शिक्षण कार्य वो पर्याप्त नहीं होगा, हमें बहुस्तरीय शिक्षण के तरीके प्रयोग में लाने होंगे। तो यहाँ ये कहना उचित होगा कि सामान्य कक्षा में अपनाई जाने वाली जो शिक्षण रणनीतियाँ हैं, तरीके हैं, उनसे आगे चलने और पिछड़ने वाले बच्चों के लिए वो समान रूप से लाभकारी नहीं होती। तो इसके लिए हमें कई तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे कि शिक्षक बच्चों की क्षमताओं और वास्तविक अधिगम स्तर को अच्छी तरह समझते हुए अपना शिक्षण कार्य करें। इसमें ज़रूरी है कि बार बार बच्चे को अभ्यास करने का मौका दिया जाए, उनका असेसमेंट किया जाए। असेसमेंट से जब पता चले कि किस बच्चे को ध्यानाकर्षण की ज़रूरत है और कौन बच्चा एनरिच हो रहा है, उसी हिसाब से हम अपनी आगे की प्लानिंग करेंगे। सभी शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते हैं और यथाशक्ति रुचिकर ढंग से अपनी कक्षाओं में बच्चों को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर बच्चे ने सीखा नहीं तो हमें अपने तरीके में निश्चित रूप से बदलाव करना पड़ेगा। कक्षा शिक्षण के बाद विद्यार्थियों को यदि बिल्कुल सीखने को न मिले तो ऐसे शिक्षण का कोई फ़ायदा नहीं है। विद्यार्थी धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि लेना बंद कर देंगे, उनकी जो संप्राप्ति स्तर है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने की दृष्टि से हमें शिक्षण अधिगम चक्र को अपनाना होगा। उपयुक्त शिक्षण अधिगम चक्र में स्पष्ट है कि प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए हम सभी शिक्षकों को रोचक प्रस्तावना के माध्यम से विषय प्रवेश करना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थी उत्साहपूर्वक शिक्षण में सहयोग करते हैं और जिज्ञासावश प्रश्न भी पूछते हैं। शिक्षक विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद विद्यार्थियों को अभ्यास करने के अवसर दें। अनेक बार अभ्यास करवाने से बच्चों में विषय वस्तु की समझ बनती है और उनके कंसेप्ट क्लियर होता है। कक्षा शिक्षण के दौरान हमें अपने विद्यार्थियों का लगातार असेसमेंट करते रहना चाहिए, जिससे हमें स्पष्ट हो जाए कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अधिक सहयोग की ज़रूरत है। कक्षा शिक्षण के दौरान किए गए असेसमेंट से कुछ बच्चे शीघ्रता से विषय वस्तु को समझ लेते हैं, तो वहीं कुछ बच्चों का जो लर्निंग का पेस होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो ऐसे बच्चों को शिक्षक की ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम कुछ प्रभावी शिक्षण तकनीकियों पर चर्चा करेंगे जिन्हें अपनी कक्षा में अपनाकर हम इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये हैं वे शिक्षण तकनीकियाँ, शिक्षण अधिगम तरीके। पहली बात, हमारे जो कक्षा का वातावरण हो संसाधनों से भरा हो, बैठक की व्यवस्था प्रॉपर हो, रोचक प्रस्तावना हो, हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करें, शैक्षिक गतिविधि, नवाचार, खेल, रोल प्ले, कहानी, इन सब का प्रयोग करें, प्रश्न पूछे जाएं, सीखने के लिए बातचीत हो, बच्चों के लिए वर्कशीट्स बनाई जाएं, सभी को शामिल किया जाए, ग्रुप में काम हो, जोड़ी में काम हो, जो हमारे परिवेशीय संसाधन है उनका उपयोग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के अवसर दिए जाएं और जो बच्चों ने ज्ञान अर्जित कर लिया है उसकी पुनरावृत्ति हो, फीडबैक बच्चे को दिया जाए, शैक्षिक भ्रमण, सरल से कठिन की ओर प्रोजेक्ट कार्य, इन सभी
तकनीकियों का अगर हम अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो ये ध्यानाकर्षण शिविर का हमारी संकल्पना है ये बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होगी। धन्यवाद।